सुनीति और विभोर की शादी को 25 दिन हो चुके थे। इस बीच उसकी सास कांता जी ने सुनीति से सारे काम करवाने शुरू कर दिए थे। कांता जी वैसे तो बहू के साथ मीठा मीठा ही बोलती थी, लेकिन सुनीति देख रही थी कि उसकी सास चालाकी से सारा काम उस पर ही डालती जा रही थी। हालांकि सुनीति को भी काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि छोटा सा परिवार ही था उनका। सास ससुर थे और विभोर और सुनीति ही थे। 4 लोगों का काम तो सुनीति चुटकियों में कर लेती थी। जितनी ही सहजता से वो सारा काम संभाल रही थी, उतनी ही नई जिम्मेदारियां उसकी सास उसके कंधों पर डालते जा रही थी। वैसे सुनीति भी समझती थी कि सास ने सारी जिंदगी गृहस्थी संभाली होगी, तब उन्हें भी आराम करने का मन करता होगा। एक बार विभोर को ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया। इसी बीच एक दिन उसकी सास कहने लगी कि बहू, हम ना हर 2-3 महीने में एक बार फैमिली गेट टुगेदर रखते हैं। सभी रिश्तेदार जो आसपास में रहते हैं वह हमारे घर पर खाना खाने के लिए आते हैं। तुम्हारे दादा ससुर ने यह परंपरा बनाई थी और हम आज भी उसी परंपरा पर चल रहे हैं, जिससे कि सब लोगों का मिलना जुलना भी हो जाता है और एक दूसरे के बारे में हाल चाल भी ले लिया जाता है। वैसे तो सब लोग इकट्ठा कहाँ हो पाते हैं। यह सुनकर सुनीति बहुत खुश हो गई। वो कहने लगी, यह तो बहुत बढ़िया परंपरा है मम्मी जी। वैसे भी शादी के समय मैं ठीक से किसी को पहचान नहीं पाई थी। इस बार सब लोग घर आएंगे तो मैं सबसे थोड़ा मेल जोल बढ़ा लूंगी। उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहू, और सभी लोग खाने पीने के भी बहुत शौकीन हैं, तो तुम खाना थोड़ा बढ़िया बनाना। अब सुनीति ने सहमति में सिर हिला दिया तो उसकी सास खुश हो गई। जिस दिन मेहमान आने वाले थे उस दिन उसकी सास ने पकवानों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी और कहने लगी, कुल मिलाकर 30 लोग हो जाएंगे बहू, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। यह सुनकर सुनीति सोच में पड़ गई कि क्या मैं 30 लोगों का खाना अकेले बना पाऊंगी। फिर भी उसने कहा कि मम्मी जी, आप भी मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा। कांता जी कहने लगी, हाँ बहू, यह भी कोई कहने वाली बात है। कांता जी रसोई में आई और उन्होंने केवल उसे सामग्री बता दी कि क्या कितनी मात्रा में लेना है। फिर धीरे धीरे जब सुनीति काम में लग गई तो थकान का बहाना बनाकर उसकी सास बाहर हॉल में जाकर पंखे की हवा में बैठ गई। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी मेहमान आने लगे। सबसे पहले चाय पकौड़े का दौर शुरू हुआ। उतने में ही सुनीति परेशान हो गई। सुबह उसने नाश्ता हल्का ही बनाया था। नाश्ते में उसने चीला बनाया था तो अब उसे भूख लगने लगी थी। इधर बाहर तो सभी लोग कुछ न कुछ खा ही रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी खाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सास ने उसे पहले ही बता दिया था कि कभी भी रसोई में कुछ मत खाना, इससे रसोई जूठी होती है। और रसोई के बाहर सबके बीच जाकर बैठने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते दोपहर हो गई। खाना भी लगभग बनकर तैयार ही हो चुका था। अब एक एक करके सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे थे। सुनीति सबको बड़े प्रेम से भोजन परोस रही थी। मेहमान के साथ जो महिलाएं आई हुई थी वह भी भोजन परोसने में उसकी मदद करने लगी। देखते ही देखते सबका खाना निपट गया और सब लोग एक एक करके विदा होकर भी जाने लगे। उसके सास ससुर ने भी खाना खा लिया था, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि सुनीति ने खाना नहीं खाया है। खैर, सबके जाने के बाद सुनीति ने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। लेकिन यह क्या, डाइनिंग टेबल पर तो सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे। तभी उसकी सास ने डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए मिठाई के बर्तन में से आखिरी गुलाब जामुन उठाया और बहू से कहने लगी, बहू, अब बस बर्तन साफ करना ही रह गया है। सुनीति कहने लगी, मम्मी जी, मुझे भूख लगी है और रसोई में तो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। उसकी सास कहने लगी, बहू, भूखे पेट भी 100-150 जूठे बर्तन मांजना सीख लो, क्योंकि हमारे यहाँ तो आए दिन इतने सारे मेहमान आते ही रहते हैं। सुनीति बोली, लेकिन मम्मी जी, भूख से मुझे चक्कर आ रहे हैं, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ ना। उसकी सास गप से आखिरी गुलाब जामुन अपने मुंह में डालते हुए बोली, बहू, लंच में खाना कम पड़ गया तो डिनर अच्छे से कर लेना। वैसे भी अब अपने अकेले के लिए क्या बनाओगी? तुम एक काम करो, 2 बिस्कुट खा लो और पानी पीकर भूख मार लो, फिर रसोई में जाकर साफ सफाई का काम देख लो, वरना रात को डिनर बनाने में देर होगी और मुझे तो भाई भूखे पेट नहीं रहा जाता है। खाना मुझे बिल्कुल सही समय पर चाहिए। सास की बात सुनकर सुनीति हैरान रह गई और सोचने लगी कि यहाँ पर उसकी सास उसे भूखे पेट काम करने के लिए कह रही हैं और उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर वह रसोई में पहुंची तो उसने जूठे बर्तनों का पहाड़ देखकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे बहुत जोर से भूख लग गई थी। अभी वह नई नई ही उस घर में आई थी तो उसे पता नहीं था कि खाने पीने की एक्स्ट्रा चीज कहाँ रखी हुई होती है। सास बिस्किट खाने की बात तो कह रही थी, लेकिन बिस्किट तो शायद उनके कमरे में ही रखा हुआ था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पानी भी पी रही थी तो उसके पेट में पानी की चुभन सी महसूस हो रही थी। उसे अब कुछ खाना चाहिए था। भूख के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे।
उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आने लगे और वह सोचने लगी कि माँ तो कहती थी कि ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। अपने असली घर में ही मुझे भरपेट भोजन नसीब क्यों नहीं हो रहा है? अगर खाना कम पड़ भी गया तो मम्मी जी ने मुझे यह क्यों नहीं कहा कि जाओ अपने लिए कुछ बना लो? उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि डिनर तक भूखे रहकर ही सारा काम संभालो? उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो कहने लगा, मैम आपका पार्सल। वो ये देखकर हैरान रह गई कि डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था। वह असमंजस से भरी उसे देख रही थी। तभी उसकी सास पीछे से बोल पड़ी, अरे तुम शायद गलत पते पर चले आए हो। हमारे घर में तो सबका खाना हो भी गया है, यहाँ से खाना कौन ऑर्डर करेगा? डिलीवरी बॉय बोला, नहीं मैम, एड्रेस तो यहीं का है, पेमेंट भी हो चुकी है, आप खाना ले लीजिए। अभी उसकी सास कुछ और बोलती, इससे पहले ही भीतर से सुनीति के ससुर रमेश जी बोल पड़े, अरे ये खाना मैंने ही ऑर्डर किया है, तुम लोग खाना ले लो। सुनीति ने खाना ले लिया और डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डिलीवरी बॉय चला गया था। रमेश जी कमरे से बाहर आए तो कांता जी बोल पड़ी, अरे यह खाना किस लिए मंगवाया आपने? अभी तो भर भर के खाया है आपने। रमेश जी उन्हें डांटते हुए बोले, चुप करो तुम्हें बात करने की तमीज भी है? यह खाना मैंने बहू के लिए मंगवाया है। खाना कम पड़ गया था ना, तो क्या बहू भूखे पेट रहेगी? यह सुनकर कांता जी हैरानी से बोली, अरे बहू के लिए बाहर से स्पेशल खाना ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? रात को खाना बनता तो वह खा लेती। अभी तो कितने सारे काम करने हैं उसे बैठकर कुछ खाने की फुर्सत ही कहाँ है? सारा काम निपटाते निपटाते ही डिनर बनाने का समय हो जाएगा, उसके बाद ये खा लेती। रमेश जी क्रोध से आग बबूला हो उठे और कहने लगे, आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं? जब घर में मेहमान आते थे तो क्या आप भूखे पेट सारा काम करती रहती थी? बड़ा अच्छा गणित समझाया है आपने कि बहू भूखे पेट डिनर तक बना ले, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। अरे ये मेरे घर की अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा भूखे पेट काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बहू तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो और चुपचाप खाना खाओ। सुनीति को भूख तो वैसे भी लगी थी। ससुर जी का यह प्यार देखकर उसकी आंखें छलक उठी। उसके ससुर जी ने छोले भटूरे, शाही पनीर और पुलाव का ऑर्डर दिया था। सब कुछ उसका फेवरेट ही था। मीठे में रसगुल्ले थे। वह भरी हुई आंखों से अपने ससुर जी की ओर देखने लगी तो रमेश जी ने फटाफट से सारा खाना एक प्लेट में सजाया और उसे प्यार से खाने के लिए कहा। कांता जी तो आग बबूला होकर अपने पति को घूर रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। सुनीति उठने लगी तो रमेश जी बोले, बहू तुम चुपचाप बैठकर खाना खाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कमली खड़ी थी। कमली को देखकर कांता जी अब और भी हैरान रह गई। रमेश जी बोले, जाओ कमली, रसोई साफ कर दो और बर्तन भी साफ करके जमा देना। कमली चुपचाप अपना काम करने चली गई। कांता जी से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, अब इसे बुलाने की क्या जरूरत थी? रमेश जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता था कि आप इस बात पर भी आपत्ति जताएंगी। क्यों? क्या पहले हमारे घर में ज्यादा मेहमान आते थे तो कमली आकर बर्तन साफ नहीं कर देती थी? क्या सारे बर्तन आप ही साफ करती थी? कांता जी नजरें चुराने लगी तो रमेश जी बोले, बहू घर आई है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मुफ्त की नौकरानी है और सारा काम यही करेगी। अपनी क्षमता से बढ़कर ये कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे तो लगा था कि खाना बनाने में भी आप इसकी मदद करोगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगली बार से जब भी घर पर ज्यादा मेहमान आएंगे तो मैं खाना बनाने वाली को भी बुला लूंगा और बहू के मार्गदर्शन में खाना बना देगी। वो साफ सफाई वाली को तो मैं बुलाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही आप अपना गणित बहू को समझाने लगी थी। कांता जी गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। इधर सुनीति धीरे से बोली, धन्यवाद पापा जी, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। रमेश जी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू मैं तुम्हें सिर्फ कहने के लिए बेटी बनाकर नहीं लाया, बल्कि तुम्हें सचमुच बेटी की तरह प्यार दुलार भी देना चाहता हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। सुनीति धीरे से मुस्कुरा उठी और फिर खाना खाने लगी। उसे खाते हुए देखकर रमेश जी का मन भी तृप्त हो उठा। वह कमरे में गए तो कांता जी गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, बहू के सामने आपने मेरी बेइज्जती कर दी। रमेश जी कहने लगे, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। एक माँ की तरह यदि तुम उसके बारे में सोचती तो तुम्हें उसकी परेशानियां दिखाई देती। तुम भी वही करती जो मैंने किया, लेकिन तुम ही उसके बारे में नहीं सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें मिर्ची लग गई। सोचो, कल को अगर भगवान ना करे तुम्हें इसी बहू पर आश्रित होना पड़े तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि तुमने इसके साथ कितना अन्याय किया है? तो ये तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखेगी। अगर सच में बहू के मन में कड़वाहट उत्पन्न हो गई तो हो सकता है कि वह सच में तुम्हारी देखभाल ठीक से ना करे।
तब तुम क्या कर पाओगी? क्या अतीत में आकर अपनी सारी गलतियों को ठीक कर पाओगी? आखिर बहू समय पर खाना खा ले, उसे थोड़ा आराम मिल जाए तो तुम्हारा क्या घट रहा है? जो सुविधा तुम्हें मिल रही थी वही सब अगर मैंने बहू के लिए भी उपलब्ध करवा दी तो इससे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? अब तो कांता जी की बोलती ही बंद हो गई थी। शर्म के मारे उन्होंने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि आगे से वह बहू की परेशानियों को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगी, ना कि एक कठोर सास की तरह बहू पर हुक्म चलाएंगी। उधर सुनीति ने भी अपने ससुर जी की सारी बातें सुन ली थी, तो उसका मन अपने ससुर जी के लिए गर्व से भर आया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको रमेश जी का किरदार अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट वाली इमोजी जरूर दे दीजिएगा। और ऐसी ही नई दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।